वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केसवानिया मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए आज हम चर्चा करेंगे सेंट्रियोल और न्यूक्लियस के बारे में और साथ में उसके कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। तो बिना देर के हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे होंगे आप साइटोस्केलेटन आपके सामने दिखाया गया होगा। तो साइटोस्केलेटन क्या होता है? तो हम कहते हैं कि साइटोस्केलेटन एक प्रकार का फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। और इनका मेजर जो फंक्शन है ना वो क्या है कि एक तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं और इवन मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, मतलब ये भी क्या है करने का काम करते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो साइटोस्केलेटन जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी मतलब मूवमेंट कराने में और इवन सेल को शेप प्रोवाइड करने का क्या है ये काम करते हैं। अगली बात आती है यहाँ पर सीलिया एंड फ्लैजिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस क्या है एग्जाम के अंदर पूछे गए। तो सीलिया और फ्लैजिला दोनों के दोनों हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है आपको देखने को मिलते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ सीलिया और फ्लैजिला को अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं कहूंगा सीलिया क्या होते हैं छोटे होते हैं और फ्लैजिला क्या होते हैं बड़े होते हैं। एक तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। दोनों के दोनों किस तरीके से काम करते हैं, एज ए बैरिंग की फॉर्म में क्या करते हैं काम करते हैं जो कि मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं, मतलब सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर क्या है ये मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं दोनों के दोनों। लेकिन जब फ्लैजिला की बात आती है तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो फ्लैजिला है वो बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली क्या मिलेगा आपको डिफरेंट मिलेगा। कैसे मिलेगा ये देखिए ध्यान से। मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला के अंदर मुझे ये तीन चीजें क्या है देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले आपको नजर आएगा क्या, तो आप कहेंगे जी हुक। पहले क्या आएगा बेसल बॉडी, बेसल बॉडी आपको नजर आएगा। दूसरा आपको यहाँ पर नजर आएगा क्या हुक और फिर तीसरा क्या नजर आएगा तो आप कहेंगे फिलामेंट। तो एक तो ये चीज क्लियर हो गई कि भाई यहाँ पर जो फ्लैजिला है प्रोकैरियोट्स के अंदर बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट की फॉर्म में पाया जाता है। और वहीं यूकैरियोट्स की अगर मैं बात करूं तो यूकैरियोट्स में जो आपको फ्लैजिला है वो आपको दो फॉर्म में क्या है देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा बेसल बॉडी और दूसरा क्या देखने को मिलेगा फिलामेंट। ये दो चीजें क्या है आपको देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजिकली या हम कहें स्ट्रक्चरली क्या होते हैं फ्लैजिला डिफरेंट होते हैं इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये क्लियर हो गया होगा आप सभी को। नंबर दूसरी बात, अब यहाँ पर ये सीलिया और फ्लैजिला दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको ये बता दूं अगर जब हम इसको कट करके देखते हैं ना, क्रॉस सेक्शन करके देखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, सबसे बाहर ग्रीन कलर की जो लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जस्ट इसके अंदर आपको ये डबलेट की फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ये डबलेट फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं ना। ये कितने होते हैं टोटल, तो आप कहेंगे जी 9 होते हैं, 9 डबलेट्स। तो टोटल कितने हुए तो 18 माइक्रोट्यूब्यूल्स तो ये हो गए। इसके अलावा 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको सेंटर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं तो टोटल संख्या कितनी हो जाती है, तो टोटल तो हो जाती है 20। लेकिन अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो 9 प्लस में 2 एरे क्या है ये फॉर्म करता है। 9 प्लस में 2, 9 मतलब आपको डबलेट की फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है पेरिफेरल रीजन में देखने को मिलेंगे और 2 आपको बिल्कुल सेंटर के अंदर देखने को मिलेंगे। और वो भी किसके अंदर एनक्लोज होते हैं, तो आप कहेंगे सेंट्रल शीथ के अंदर क्या होते हैं एनक्लोज होते हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा ये जो रेडियल स्पोक्स है ना ये भी कितने होते हैं 9 होते हैं, जो किसके साथ जुड़े होते हैं सेंट्रल शीथ के साथ, जो कि मूवमेंट कराने में क्या करते हैं हेल्प करते हैं। तो नीचे लिखा हुआ है आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। सीलिया और फ्लैजिला कवर्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सहायता से और इनका जो कोर होता है, जो मेन मटेरियल होता है अंदर का, उसको हम एक्सोनीम के नाम से जानते हैं। और इसमें बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है पैरेलल फॉर्म में क्या है आपको अरेंजमेंट फॉर्म में देखने को मिलते हैं। एक्सोनीम के अंदर 9 पेयर जो डबलेट हैं वो रेडियली अरेंज होते हैं, पेरिफेरली माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है उनको, और एक पेयर आपको सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर देखने को मिलता है। तो इसका मतलब 9 प्लस में 2 एरे क्या है आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अगली बात करें हम यहाँ पर कि जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स की। एक मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ जी, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात कर रहे हैं। ये कनेक्टेड होते हैं किसके द्वारा, एज ए ब्रिज, जिसको हम क्या कहेंगे, उस ब्रिज का नाम क्या है, तो हम कहेंगे इंटर माइक्रोट्यूबुलर ब्रिज के नाम से हम जानते हैं। अब ये कनेक्टेड होते हैं एक ट्यूब्यूल से दूसरे ट्यूब्यूल की सहायता से। और यहाँ पर रेडियल स्पोक्स भी आपको देखना, मैंने बता ही दिया था आपको 9 रेडियल स्पोक्स होते हैं। और पेरिफेरल डबलेट्स भी आपको बताए सारे के सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं किसके द्वारा, लिंकर्स के द्वारा। इंटर डबलेट लिंकर्स के नाम से इनको जानते हैं। और सीलियम और फ्लैजिला
ये कहां से इमर्ज होते हैं? तो आप कहेंगे सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, जिनको बेसल बॉडीज कहा जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि सीलिया और फ्लैजिला कहां से बनते हैं, तो आप कहेंगे बेसल बॉडी के द्वारा बनते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएंगे सारी चीजें। ठीक, अगला आता है हमारे पास, जो आज का जो मेन टॉपिक था वो था सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल। सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल की बात करें, क्योंकि सीलिया और फ्लैजिला आपने देख लिया होगा। अब सेंट्रोजोम की मैं बात करूं तो यहाँ पर ऐसी सेल ऑर्गेनली है जिसमें मुझे दो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर क्या है देखने को मिलता है, उनको हम बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या नाम देते हैं? सेंट्रियोल। देखो कुछ ऐसे आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये सेंट्रियोल है और ये बन गया जी सेंट्रोजोम। ठीक है, दे आर सराउंडेड बाय पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर अटैच होते हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और ये बने होते हैं 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स, जिसको हम ट्यूबलिन के नाम से हम जानते हैं। जितने भी पेरिफेरल फिब्रिल हैं ये ट्रिपलेट फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। और एडजेसेंट जो ट्रिपलेट है उसको क्या कहा जाएगा? ये मतलब क्या होते हैं? ये भी आपस में लिंक्ड होते हैं। सेंट्रल पार्ट है सेंट्रियोल का, उसको वो प्रोटीनेसिस होता है, प्रोटीन का बना होता है, उसको हम हब के नाम से जानते हैं। और ये कनेक्टेड होते हैं ट्यूब्यूल्स की सहायता से। पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक्स मेड ऑफ द प्रोटीन्स। ये इनकी संख्या भी कितनी होती है? 9 होती है। याद रखिएगा, सेंट्रियोल जो कि फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला एंड स्पिंडल फाइबर दैट गिव्स एंड, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, हाँ जी, स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन द एनिमल सेल, है ना। एस्ट्रल रेज वगैरह, और आपने वो पढ़े होंगे क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, है ना, उनको मिला के क्या बोला जाता है? स्पिंडल एपरेटस कहा जाता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट, उस पे डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। कुछ डायग्राम आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। अरेंजमेंट याद रखिएगा, 9+3 की, सॉरी 9+0 की अरेंजमेंट क्या है आपको देखने को मिलती है सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम्स के अंदर। ठीक है, अब देखिए बीच में क्या है? प्रोटीनेशियस हब बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं इसको? हब। 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स आपको ऐसे देखने को मिले, 1 2 3, है ना, 1 2 3, ऐसे देखो 3 हो गए, 4, ऐसे 5, फिर हो गए ये 6, इसके बाद 7, फिर 8, फिर 9। ठीक है, और ये आपस में क्या होते हैं? ऐसे कनेक्टेड होते हैं। इनको हम बोलते हैं लिंकर्स। क्या बोलते हैं इनको? लिंकर्स। इसके अलावा यहाँ पर क्या होते हैं? ये ऐसे स्पोक्स होते हैं। ये क्या है जी? स्पोक्स। कितने स्पोक्स मिलेंगे आपको? 9। जब 9 है तो 9 ही स्पोक्स क्या है आपको देखने को मिल जाएंगे। ये 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि ट्रिपलेट फॉर्म में पाई जाती है। और याद रखिएगा 9 ही आपको स्पोक्स यहाँ देखने को मिलेंगे। भाई सेंटर में क्या नहीं होता? तो हम याद करेंगे सेंटर के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते, तो हम इसलिए इसको 0 लिख देते हैं। तो किस किस के अंदर आपको देखने को मिलता है 9+0 की अरेंजमेंट? तो आप कहेंगे बेसल बॉडी, बेसल बॉडी के अंदर होता है। इसके अलावा सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम्स के अंदर, सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम्स, इनके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको? 9+0 की अरेंजमेंट क्या है आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीज क्लियर हो जाएगी आप सभी को। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर है न्यूक्लियस। अगर मैं न्यूक्लियस की बात करता हुआ चलूं यहाँ पर, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर न्यूक्लियस की जो खोज है वो किसने की थी? तो आप कहेंगे जी न्यूक्लियस की खोज तो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831। और इस मटेरियल को, जो न्यूक्लियस का जो मटेरियल है, इसको बेसिक डाई के द्वारा क्या किया गया था? स्टेन किया गया था। क्योंकि यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल उसका नेचर कैसा है? एसिडिक है। तो बेसिक डाई के द्वारा जब इसको स्टेन किया तो इसको नाम दिया जी क्रोमैटिन। किसके द्वारा दिया गया? फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया। ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, बीच बीच में गैप्स आपको देखने को मिलते हैं, उनको न्यूक्लियर कोर कहा जाता है। और जो भी मटेरियल बनता है न्यूक्लियस के अंदर वो साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करता है इस न्यूक्लियर कोर की सहायता से ही। और लिक्विड जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं जी न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और ये जो डेंस स्ट्रक्चर आपको बीच में नजर आ रहा है इसको हम नाम देते हैं जी न्यूक्लियोलस, जो कि राइबोसोम सब यूनिट्स बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है। ये चीजें क्लियर हो जाएंगे आप सभी को। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कंटेंट इसका न्यूक्लियस का ही। तो आपने देखा होगा ज्यादातर सेल्स के अंदर ना एक ही न्यूक्लियस क्या है आपको देखने को मिलता है। एक मिनट भाई, हाँ जी हाँ, ज्यादातर सेल में आपको क्या देखने को मिलेगा? एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलता है। कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। और याद रहे मैच्योर सेल्स के अंदर क्या है? कुछ सेल्स के अंदर, जो कुछ मैच्योर सेल्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जैसे कि मैमेलिन, आरबीसी, सीव ट्यूब सेल्स ऑफ द वेस्कुलर प्लांट्स, है ना, कि जो कि फ्लोएम टिश्यू के अंदर पाई जाती हैं सीव ट्यूब्स, तो उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता।
और इंटरफेज न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा। इंटरफेज न्यूक्लियस किसको कहा जाता है, जब सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ेंगे ना तो उसमें मैं आपको G1 S फेज और G2 फेज के बारे में बताऊंगा। तो इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। और 95% जो टाइम है ना वो इंटरफेज में ही क्या होता है, यूटिलाइज होता है। तो याद रखना भाई चीज का। सबसे पहले न्यूक्लियर एनवेलप डबल लेयर्स मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और इनके बीच में जो स्पेस होता है ना, इनके बीच में जो स्पेस होता है वो लगभग 10 से 50 नैनोमीटर का होता है, जिसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस के नाम से हम जानते हैं। ये बैरियर का काम करते हैं बिटवीन मटेरियल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। और जो आउटर मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलती है वो कंटिन्यूअस आपको देखने को मिलेगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब इसके जस्ट ऐसे चारों तरफ क्या है, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे न्यूक्लियस है तो इसके चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है आपको देखने को मिलेगी, जिसपे क्या है आपको राइबोसोम्स क्या है आपको देखने को मिलेंगे। मैंने बताया था कि न्यूक्लियोसोम्स के द्वारा क्या बनते हैं, राइबोसोम्स बनते हैं। वो राइबोसोम्स क्या होते हैं, इसी न्यूक्लियर पोर से बाहर निकलते रहते हैं और ये जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम देते हैं। अब आगे देखेंगे भाई, तो न्यूक्लियर एनवेलप, इनमें छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द टू मेम्ब्रेन। और ये पैसेज का काम करते हैं, जैसे कि आरएनए की मूवमेंट कराना हो, है ना, जैसे आरएनए की मूवमेंट कराना हो, प्रोटीन की मूवमेंट कराना हो, तो ये क्या है, ये काम करते हैं। आरएनए की मूवमेंट और प्रोटीन की मूवमेंट न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर कराने का ये काम करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर, तो आप देख पा रहे होंगे न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियर मैट्रिक्स की बात करूं तो इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। और उसके बाद है जी क्रोमैटिन। क्रोमैटिन मैंने आपको बताया था थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। और ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो इस पे थोड़ा सा फोकस करके याद कीजिएगा। क्रोमैटिन बना होता है डीएनए का, और इसमें कुछ बेसिक प्रोटीन होते हैं जिनको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। इसके अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी और आरएनए, तो मतलब चारों मिल गए, डीएनए, आरएनए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। ये चार प्रोटीन मिलकर क्या करते हैं, क्रोमैटिन की फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। सेल डिवीजन के दौरान जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस होकर क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। और ऐसे ही जब मैं न्यूक्लियोलस की बात करता हूं तो एक या उससे ज्यादा मेम्ब्रेनस जो स्फेरिकल बॉडीज क्या है आपको देखने को मिलेगी, उसको फिर हम क्या बोलते हैं, उसको हम न्यूक्लियोलाई के नाम से जानते हैं। ये कंटिन्यूअस होते हैं इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। और यहाँ पे आरएनए, अभी बताया था ना मैंने, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस करने का क्या करते हैं, ये काम करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ देखने को मिलेगा जी क्रोमोसोम्स, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमैटिन थ्रेड होती है, कंडेंस होके क्या बनेंगे, क्रोमोसोम्स बनेंगे। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में, और जिन्होंने नहीं देखा है तो वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरी डिटेल में आपको ये बताया कि किस प्रकार से कंडेंसेशन होती है। ह्यूमन सेल की बात करें तो 2 मीटर लंबा थ्रेड होता है डीएनए का, और मतलब 46 है क्रोमोसोम या फिर 23 पेयर क्रोमोसोम्स। अगर मैं इनको थ्रेड की फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये 2 मीटर लंबा क्या है आपको डीएनए देखने को मिलेगा। और हर क्रोमोसोम के अंदर क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शंस, मतलब बीच में ये ग्रीन कलर का, ये देखो बीच में होता है ना ऐसे, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, हम इनको नाम देते हैं जी सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के साइड में क्या होता है, ऐसे प्रोटीन स्ट्रक्चर्स क्या है ड्रॉ हो जाते हैं, जिनको हम काइनेटोकोर कहते हैं, जिस पर क्या होता है स्पिंडल फाइबर जाके क्या करते हैं भाई, अटैच होते हैं। अब आपको बताता हुआ चलूं, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर पोजीशन के आधार पे बात करता हूं तो सेंट्रोमियर या फिर कहें क्रोमोसोम्स 4 टाइप के क्या है होते हैं। एक होता है जी मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या होता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मतलब मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। जैसे देखिए, अब ये जो आर्म है ना, ये बी आर्म है और इसको बोलते हैं क्या हुआ, अपर आर्म लोअर आर्म कहते हैं। दोनों अगर इक्वल हो तो क्या बोलेंगे, हम उसको मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। और अगर मान लीजिए ऊपर वाला जो पार्ट आपको जो नजर आ रहा है, ऊपर वाली आर्म क्या है, थोड़ी छोटी है, और नीचे वाली क्या है, बड़ी है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, सब मेटासेंट्रिक बोल देंगे। क्योंकि सेंट्रोमियर थोड़ा सा क्या है, मतलब ऊपर की तरफ होता है, जिसकी वजह से एक आर्म छोटी हो जाती है और एक हो जाती है बड़ी, उसको सब मेटासेंट्रिक। और मान लीजिए ऊपर वाली आर्म बहुत ही छोटी है और नीचे वाली काफी बड़ी है, और नीचे वाली काफी बड़ी आर्म है, तो हम उसको बोल देते हैं जी एक्रोसेंट्रिक। ये भी आपको याद रखना है। और टीलोसेंट्रिक का मतलब कि टर्मिनल एंड पर क्या है, सेंट्रोमियर देखने को मिल जाए तो उसको हम टीलोसेंट्रिक के नाम से जानेंगे। तो स्ट्रक्चर से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दिखा रखा है, सबसे पहला तो आपको दिखा रखा भाई टीलोसेंट्रिक है ना। देखिए भाई, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ जी, ये देखिए, ये जो है इसको बोलेंगे हम टीलोसेंट्रिक, इसको टीलोसेंट्रिक कहेंगे। ये वाला कहलाएगा जी आपका कौन सा, एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक
ये कहलाएगा सब मेटासेंट्रिक। अब देख पा रहे होंगे सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर, और इसको हम बोलेंगे जी मेटासेंट्रिक। इसमें दोनों के दोनों आर्म क्या है, बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, ये भी आपको बता देता हूं कि क्रोमोसोम नंबर 13, 17 और 21, ये 3 ऐसे क्रोमोसोम हैं, इनके यहाँ पर मतलब टिप टर्मिनल पोजीशन पर क्या होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिलती है, जिनको हम सैटेलाइट डीएनए के नाम से जानते हैं। और ये पार्ट मैंने आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर बताया हुआ है, और जिन्होंने भाई वीडियो नहीं देखी है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की, तो वो जाके देख सकते हैं। वहां पर मैंने सैटेलाइट डीएनए के बारे में पूरी अच्छे तरीके से बताया है कि किस प्रकार से हमने इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसका यूज करते हैं। इसमें होता है ना VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स होते हैं, और उनके अंदर क्या होता है, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट्स, मतलब रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं, मतलब सबकी यूनिक होती है, सबकी अलग अलग होती हैं। कहा जाता है कि 99% तो भाई डीएनए बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल, है ना, लेकिन 1% क्या है वो चेंजमेंट आपको वहां देखने को मिल जाती है। तो यहाँ नीचे लिखा भी है कि कुछ क्रोमोसोम ऐसे भी हैं जो कि नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलती है कांस्टेंट लोकेशंस पर, उनको सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। इसके अलावा आपके सामने है जी माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज की अगर मैं बात करता हुआ चलूं, तो आप कहेंगे यहाँ पर कि ये मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स हैं, जिनके पास बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, और दोनों के अंदर पाए जाते हैं भाई, प्लांट के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी पाए जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस देख लेते हैं भाई। तो प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस की अगर बात करें, तो प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में एब्सेंट। प्लास्टिड प्रेजेंट होता है भाई प्लांट सेल में, और एब्सेंट कहाँ होता है भाई, एनिमल सेल के अंदर। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल कहाँ मिलेगा, प्लांट सेल में, और बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल किसमें देखने को मिलते हैं, एनिमल सेल्स में मिलते हैं। सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स देखो भाई सेल डिवीजन कराने में हेल्प करती है ना, और ये केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करती है ना, तो प्लांट सेल में नहीं होते, लेकिन एनिमल सेल में होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, मेजर थोड़ा सा आपको क्या है ये पता होना चाहिए। ऐसे ही एक और देख लेते हैं हम, यहाँ पर एक और देख लेते हैं। यहाँ आपको दिखाई देगा कंपैरिजन दिखा रखा भाई प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में। तो यहाँ से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि जो प्रोकैरियोटिक जो सेल है ना, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, तो इनमें से छोटी कौन सी है, तो आप कहेंगे जी प्रोकैरियोटिक सेल है। कौन सी सेल छोटी है, तो आपका जवाब होगा जी स्मॉलर है, कौन सी, प्रोकैरियोटिक, और बड़ी कौन सी है, यूकैरियोटिक। जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड के फॉर्म में पाया जाता है प्रोकैरियोट में, और यहाँ न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, और प्रेजेंट होती है जी यूकैरियोटिक सेल के अंदर। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली क्या है भाई, एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, लेकिन पाई किस में जाती है, यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर देखो भाई ऐसा होता है ना, ये सर्कुलर डीएनए जिसके दोनों एंड क्या होते हैं, मिले होते हैं। और लीनियर डीएनए का मतलब ये इस प्रकार का डीएनए, लीनियर फॉर्म, जिसके दोनों एंड क्या होता है, फ्री होते हैं। तो याद रख लीजिएगा, सर्कुलर डीएनए आपको प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, और लीनियर डीएनए यूकैरियोटिक सेल के अंदर। और राइबोसोम कौन सा मिलेगा, स्मॉलर मिलेगा, 70S टाइप, और यहाँ पर दोनों टाइप के मिलते हैं, 80S टाइप भी, और 70S किस में मिलेंगे, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये था आज का जो हमारा टॉपिक कंप्लीट। अब हम यहाँ पर करेंगे भाई थोड़े से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। और आपको बता दूं कि आज हम लगभग 75 के आसपास ये क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना, क्योंकि 63 है ना, 63 से लेकर 75 तक। तो उसके बाद फिर हम कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और जो नया चैप्टर होगा उसका नाम होगा बायोमोलिक्यूल, जहां से ज्यादातर क्वेश्चंस क्या हैं, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा काफी देर से। तो यहाँ दिया हुआ है, द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटल एलिमेंट हैविंग ए डायमीटर ऑफ 6 नैनोमीटर एंड मेड अप ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर आर नॉन एज। तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, तो उसको माइक्रोट्यूब्यूल कहा जाएगा, माइक्रोफिलामेंट कहा जाएगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट या लेमेंट्स। तो याद रखना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इसको, माइक्रोफिलामेंट कहा जाता है। सॉलिड होता है लीनियर साइटोस्केलेटल एलिमेंट कुछ इस प्रकार से, ठीक है जी। तो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं, इनका डायमीटर आपको 6 नैनोमीटर आपको देखने को मिलेगा। इसमें केवल एक ही टाइप की मोनोमर यूनिट आपको देखने को मिलती है, जो कहलाती है माइक्रोफिलामेंट्स। एग्जांपल याद रखना, माइक्रोफिलामेंट्स। नेक्स्ट आ जाएगा भाई हमारे पास, यहाँ पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 में आपको लेबलिंग करके बतानी है भाई। ए तो देख लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो कहाँ कहाँ पर मौजूद है, तो आप कहेंगे जी बी में, सी में और डी में है। तो ए तो आपका वैसे ही गलत हो गया, ठीक है जी। बी देखो, तो बी की अगर मैं बात करता हूं, तो बी थोड़ा सा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप इसको बोल सकते हैं। 64 का
आपको याद रखो इंटर डबलेट ब्रिज बोलेंगे भाई इसको। क्या बोलेंगे बी को? इंटर डबलेट ब्रिज, इंटर डबलेट ब्रिज के नाम से हम जानेंगे, ठीक है। और वहीं हम बात करें किसकी? सी पार्ट की, तो सी पार्ट को हम क्या कह रहे हैं? माइक्रोट्यूब्यूल। कौन सा माइक्रोट्यूब्यूल है? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, CEM लिख दिया मैंने, सॉरी। डी को हम बोलते हैं रेडियल स्पोक्स, और ये आपको सी ऑप्शन में क्या है देखने को मिल जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन ए यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला? भाई आपको बताना है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में क्या चीज कॉमन है। क्या दोनों स्ट्रक्चर सेम है? जी बिल्कुल भी नहीं। क्या दोनों के दोनों लोकोमोशन में यूज होते हैं? हो सकते हैं। कंपोज्ड ऑफ सेम प्रोटीन? क्या दोनों सेम प्रोटीन के होते हैं? नहीं। याद रखना एक ट्यूबुलिन प्रोटीन का होता है और एक होता है फ्लैजिलिन। प्रोकैरियोटिक जो फ्लैजिला होता है वो होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, और वहीं यूकैरियोटिक जो फ्लैजिला होता है ना उसके अंदर पाया जाता है ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। द बोथ आर एक्सटेंशंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये बात भी ठीक है। तो लेकिन आपका जो सबसे ज्यादा इसके अंदर जो जाएगा आंसर वो क्या जाएगा? बोथ आर यूज फॉर द लोकोमोशन, है ना। तो 65 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 66 यहां पर है द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल। सेंट्रल पार्ट प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल क्या कहा जाएगा? हब कहेंगे भाई उसको। क्या कहेंगे? हब। प्रोटीनेशियस का बना होता है। 67 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट करेक्टली डिस्क्राइब? करेक्टली बताने कौन सा लिखा हुआ है? क्या सेंट्रियोल एक्टिव आरएनए सिंथेसिस करता है? जी नहीं करते, तो पहला तो गलत हो गया। लाइसोसोम ऑप्टिमली एक्टिव होता है पीएच अबाउट 8.5? नहीं, एसिडिक मीडियम में एक्टिव होता है भाई, याद रखिएगा 7 से कम होना चाहिए पीएच। थैलाकॉइड फ्लैटेनस मेम्ब्रेनस सैक फॉर्मिंग द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो आप बोल सकते हैं ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और डी ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो सी तो बिल्कुल सही है। राइबोसोम ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर एटीएस का पाया जाता है, ये बात गलत है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70s क्या है? राइबोसोम आपको देखने को मिलेगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 68। थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है ना, लेबलिंग वाला क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों से, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि पूछे जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के मिल गए आपको, 2 नंबर बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। तो चलो कोई नहीं, डी पार्ट देख लो जी। डी पार्ट आपका प्लास्टिड है, डी पार्ट है जी प्लास्टिड। और डी देखो आपको यहाँ पर साइट ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइट ऑफ फॉस्फोराइलेशन, डी में भी साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और D4 है साइट ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि भैया फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपका ए ऑप्शन ठीक हो सकता है, या फिर सी ऑप्शन आपका ठीक हो सकता है ना, सी तो नहीं होगा, या फिर डी ऑप्शन हो सकता है। ए या डी में से आंसर आएगा भाई, ए या डी में से आंसर आएगा, ऐसा है क्या? नहीं, तो ए गलत है, डी भी गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, सुनो पहली बात। ए आपको यहां पर दे रखा है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो आप कहेंगे यहां पर प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक, मतलब ये गोल्गी बॉडीज हैं। क्या है? गोल्गी बॉडीज। अच्छा भाई, सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सी क्या है यहाँ पर? तो आप कहेंगे यहाँ पर है जी सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसका मतलब इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है जी। बी क्या है? बी आप देख पा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका मतलब यहाँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आपको देखने को मिलेगा, ये भी ठीक है। डी क्या है? तो डी आपने कहा प्लास्टिड है, और प्लास्टिड में क्या होता है? फोटोफॉस्फोराइलेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब लाइट की प्रेजेंस में एटीपी सिंथेसिस आपको देखने को मिलेगी। इवन आपको यहाँ पर वाटर का ब्रेकडाउन भी आपको देखने को मिलेगा। और ई पार्ट जो आपको नजर आ रहा है, तो ये वैक्यूल है, और वैक्यूल के अंदर क्या होता है? सेल सेप क्या होता है? स्टोर होता है। तो इसलिए बी ऑप्शन ही करेक्ट है आपका आंसर। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 68 का करेक्ट हो जाएगा। इसको रोक के एक बार जरूर देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन के ऊपर है। न्यूक्लियस इज स्टेन बाय, कौन सी डाई के द्वारा? तो याद रखेंगे भाई, बेसिक डाई के द्वारा क्या किया जाता है? इसको स्टेन किया जाता है। कौन सी डाई है उसका नाम जरूर बताइएगा भाई कमेंट बॉक्स के अंदर, अगर आप पढ़ रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 70, तो विद इन न्यूक्लियस डीएनए इज ऑर्गेनाइज अलॉन्ग विद प्रोटीन इनटू द मटेरियल कॉल्ड। भाई न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रोटीन के साथ ऑर्गेनाइज है, तो उसको हम क्या नाम देंगे? भैया जी क्रोमेटिन कहेंगे ना। 70 का आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमेटिन हो जाएगा। 71 द न्यूक्लियर पोर इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलाउज द पैसेज ऑफ। तो भाई न्यूक्लियर पोर किस में हेल्प करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में? तो याद रखेंगे प्रोटीन और एंजाइम, प्रोटीन एंजाइम इनटू द न्यूक्लियस, ठीक है। राइबोसोमल कंपोनेंट आउट ऑफ द न्यूक्लियस, ये भी ठीक है। एमआरएनए आउट ऑफ द न्यूक्लियस, ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 72, चूज द इनकरेक्ट पेयर।
देखो हिस्टोन क्या है, बेसिक प्रोटीन है, ये बात बिल्कुल सही है। सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, ये गलत है। काइनेटोकोर डिश शेप स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ठीक, नन ऑफ दी अबव। तो इसका मतलब भैया बी ऑप्शन हो गया ना करेक्ट आपका। तो इसका मतलब सेकेंडरी सेंट्रोमियर क्या कहाँ पाए जाते हैं? सेंट्रोमियर पाए जाते हैं इन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के क्रोमैटिड्स को आपस में जोड़ने का काम कराते हैं, है ना। सेंट्रोमियर आप देखो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ये है ना, ये इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं भाई? सेंट्रोमियर। और ये क्रोमैटिड को आपस में जोड़ने का क्या कर रहा है? काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप देख पा रहे होंगे। तो आपको ये बताना है कि कौन कौन से यहाँ पर आपको क्रोमोसोम्स देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले ए वाला कौन सा है भाई? तो सभी के सभी बता सकते हैं, ए वाला हमारे यहाँ पर कौन सा कहलाएगा? तो हम कहेंगे टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है। बी कौन सा है? एग्रोसेंट्रिक है, बिल्कुल ठीक। सी सबमेटासेंट्रिक और डी मेटा। तो भैया पहला ही ऑप्शन क्या है यहाँ पर? बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा सेशन। कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता देता हूँ कि जो भी एग्जाम आ रहे हैं, अभी तो देखो अभी नोटिफिकेशन एनवीएस का भी आ चुका है, तो एनवीएस की भी सीट सारी आने वाली है। तो आप मेरी वीडियो को अगर अभी से देखना स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप एग्जाम के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें से कम 80 to 90% तो आप बिल्कुल सही कर पाएंगे। ठीक है, यहीं से आपको क्या है क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। आपको कोई बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट जो क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको करवा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफी है, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।